पटना भ्रमण पर निकलेंगे सीएम नीतीश कुमार, कोरोना की स्थितियों का लेंगे जायजा। सीएम योगी के बाद अब हम पार्टी के महासचिव संतोष सुमन पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। यूपी चुनाव को जोड़कर देखा जा रहा मुलाकात के मायने। सुशासनी राज का मुजफ्फरपुर में खुला पोल, मंत्री मुकेश सहनी के सामने ही विधायक के बेटे पर लगा आरोप हटाने की पुलिस पर बनाया गया दबाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात हम पार्टी की। दरअसल हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दूं कि दानिश रिजवान ने कहा है कि पीएम मोदी से संतोष मांझी मिलेंगे। संतोष मांझी हम पार्टी के महासचिव भी हैं और साथ ही साथ बिहार सरकार के मंत्री संतोष मांझी लगातार अब नई सियासत करने की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री के पार्लियामेंट एनेक्सी में मुलाकात कर सकते हैं संतोष मांझी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दूं कि लघु जल संसाधन एवं SC/ST कल्याण मंत्री हैं संतोष मांझी, बिहार सरकार के मंत्री जो हैं, लेकिन अब इसको लेकर के कयास बड़े लगाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि यूपी में चुनाव को लेकर के अब हम जो है वो अपनी एक नई सरजमी तलाश कर रही है और ऐसे में यूपी में चुनाव होना है और दूसरी तरफ जहां एक तरफ मुकेश सहनी जब यूपी में पहुंचते हैं तो उनको रोक दिया जाता है और दूसरी तरफ हम जो है जिनसे मुकेश सहनी को काफी आस थी वो हम पार्टी अब अपनी नई तलाश कर रही है, लेकिन रास्ते उन्होंने अलग अख्तियार कर लिए। इससे पहले संतोष मांझी ने, आपको बता दूं कि संतोष सुमन, दरअसल संतोष सुमन ने इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर लिया है। अब वो इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात की जानकारी खुद हम पार्टी के जो प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। और इस वक्त हमारे साथ हम पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। दानिश जी, इस पूरे मुलाकात के क्या मायने निकल रहे हैं सर? देखिए, चीजें बहुत साफ हैं कि हमारे जो मुद्दे हैं हम उन मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। हमारे मुद्दे हैं बाबा दशरथ मांझी जी को भारत रत्न मिले, SC/ST का जो आरक्षण है प्राइवेट सेक्टर में वो मिले, जो संविधान में SC/ST की जो धाराएं हैं उनको संविधान की 8वीं और 9वीं अनुसूची के साथ जोड़ा जाए, आरक्षण को भी संविधान की 9वीं अनुसूची के साथ जोड़ा जाए। तो कुछ एक बड़े मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के आज मुलाकात चल रही है और ये निसंदेह SC/ST और बिहार के विकास के लिए। लेकिन बिहार के बिहार पे है सर, लेकिन अगर देखा जाए तो इसके बाद पहले आपने सीएम योगी से मुलाकात की, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी मुलाकात होने वाली है, लेकिन इन सब के बीच में कहीं ऐसा तो नहीं कि एक नई रणनीति बन रही है, हम यूपी में अपने दांव आजमा सकती है सर? देखिए, ये तो वहाँ उत्तर प्रदेश की जो हमारी प्रदेश कार्यकारिणी है, उत्तर प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी ये फैसले तय करते हैं कि लड़ना क्या है। उसके बाद वो नेशनल एग्जीक्यूटिव को देगी, तो हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव एक साथ बैठेगी और उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं कि नहीं लड़ने जा रहे हैं। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बिहार में और देश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो SC/ST का जो मामला है वो गंभीर विषय है। बिहार के जो विकास के जो बातें हैं वो गंभीर विषय है और इन विषय पर मुलाकात करना निसंदेह राज्य हित में है और खासकर SC/ST समुदाय के हित में है। अब जैसे दशरथ मांझी जी के इतिहास को हम लोगों ने अच्छे से नहीं देखा है। हम सीधे अगर प्रेम की निशानी की बात आती है तो हम सीधे कहते हैं कि ताजमहल प्रेम की निशानी है, अमर प्रेम कथा है। लेकिन अगर एक बार आप गया कि आप गहलोर पहुंचेंगे और बाबा दशरथ मांझी जी की कहानी को पढ़ेंगे तो और उनको समझेंगे तो यकीनन आपको एक चीज समझ में आएगी कि प्रेम की अगर सही मायने में कोई निशानी है तो वो बाबा दशरथ मांझी जी का वो काटा हुआ पहाड़ है जो गहलोर में दिखाई देता है। तो ये बड़े मामले हैं और निसंदेह दशरथ मांझी जी हमारे आदर्श पुरुष हैं जिन्होंने समाज को एक दशा और दिशा दी है कि अकेले दम पर भी अगर हम ठान ले कि ये काम करना है तो हम करके दिखाते हैं। लेकिन सर, अगर जो कयासें लगाई जा रही है दानिश जी, अगर जो कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है कहीं ना कहीं ये आड़ है, तैयारी तो यूपी चुनाव है। देखिए, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन निसंदेह राजनीतिक दल है तो हम चुनाव की तैयारियां जरूर करते हैं, बिल्कुल। लेकिन अभी का जो विषय है वो विषय पूरी तरीके से राज्य के विकास का और SC/ST समुदाय के विकास से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन इसको माना जाए ना सर कि तैयारी आपकी चल रही है यूपी के लिए? देखिए, मैंने आपको कहा कि हर राजनीतिक दल अपने स्तर से तैयारी करता है, हम भी तैयारी कर रहे हैं। हम भी कोशिश में हैं कि हर राज्यों में चुनाव लड़े, हमारे विधायक जीत कर आए, हमारे पार्टी को राष्ट्रीय दल की मान्यता मिले, हम तमाम विषय पे बातचीत करते हैं। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो मुलाकात हो रही है ये मुलाकात विशुद्ध तौर पे ये बिहार के विकास और SC/ST के विकास को लेकर है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दानिश रिजवान जी। तो ये थे हमारे साथ दानिश रिजवान, प्रवक्ता हम पार्टी के। और जिस तरीके से कयासों को जो कहा जा रहा है, साफ तौर पर जाहिर सी बात है, और इनके बातों को आपने बखूबी समझा होगा, क्योंकि इससे पहले मुकेश सहनी जब यूपी में पहुंचते हैं तो एक नई रणनीति बना करके पहुंचते हैं, लेकिन उनकी रणनीति पूरी तरीके से जो यूपी सरकार है या यूपी प्रशासन कह ले, उसने धाराशायी कर दिया। लेकिन अब एक नई रणनीति के साथ जो हम पार्टी है वो आगे बढ़ रही है, और खुद दानिश रिजवान ने इस बात की जानकारी दे ही दी। हालांकि इन सब के बीच में उन्होंने जो बातें कही, उस बातों को जरा सा आपने गौर से सुना होगा, तो उन्होंने कहा कि हम पार्टी हैं और जाहिर सी बात है कि हम चाहेंगे, और तैयारी चल रही है तैयारियों को लेकर के, लेकिन उसके मायने बदलने के लिए और जो औपचारिक मुलाकातें या बाकी अन्य मुलाकातें कही जाती हैं, उस मुलाकातों के रूप में उन्होंने ये कहा कि भले वो कुछ भी करना चाह रहे हैं, वो बिहार के विकास की बातें कर रहे हो, लेकिन पहले यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, ये मायने लगातार जाहिर सी बात है कि ये दिखने वाली बात है, और ये दिख भी रही है। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे दिल्ली की। दरअसल दिल्ली के कैंट इलाके में एक शमशान घाट में नाबालिग बच्ची के साथ कथित रेप के बाद हत्या का मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भी अब उस पीड़ित परिवार से मुलाकात की, और मुलाकात करने जब वो पहुंचे तो वहां का भी नजारा कुछ और था। दरअसल पीड़ित परिवार जो है उसके साथ अब वो प्रदर्शन पर बैठा हुआ। राहुल गांधी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे तो ज्यादा भीड़ होने की वजह से उन्हें गाड़ी में ही बैठे रहना पड़ा। उन्होंने गाड़ी के अंदर ही बैठकर पीड़ित के माता पिता से बात की, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अब उस जगह पर पहुंचने वाले हैं। वो भी आज पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। मंगलवार से घटना के विरोध में कुछ स्थानीय लोग शमशान घाट के बाहर धरना देकर आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने कल घटना को लेकर ट्वीट कर कहा था कि दलित की बेटी भी देश की बेटी है। दूसरी ओर पुलिस ने इस मामले में आरोपी पुजारी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने घटना को बेहद शर्मनाक बताया है। दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने, उनको फांसी की सजा देने की मांग की थी। सीएम ने ट्वीट कर कहा था कि दिल्ली में 9 साल की मासूम के साथ हैवानियत के बाद हत्या बेहद शर्मनाक है। दिल्ली में कानून व्यवस्था दुरुस्त की जाने की जरूरत है। दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिले। कल पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा हूं, यानी कि उन्होंने जो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने जिक्र किया था न्याय की इस लड़ाई में परिवार की हर संभव मदद करेंगे। दरअसल इससे पहले जो आपने देखा था कि किस तरीके से जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था तो उस वक्त साफ तौर पर पूरा देश उग्र हो गया था, लेकिन एक बार फिर से दिल्ली में जो है ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। और ऐसे में इस स्थितियों को लेकर के देखा जाए तो अब स्थितियां जो है वो बिगड़ती जा रही है, और अब ये कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो एकजुट हो गया है, और विपक्ष की इस एकजुट का ही नतीजा है कि साफ तौर पर अब राहुल गांधी इसमें सामने आए हैं। और इससे पहले भी विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की पूरी तैयारी करता रहा है, चाहे पिछले दिनों जो चाय पर चर्चा की बात की जाए या फिर उसके साथ साथ विपक्ष जो है वो एकजुट हो रहा है सरकार को रोकने के लिए। और ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल ने जो लॉ एंड ऑर्डर की बात की है, जाहिर सी बात है कि उनके हाथ में दिल्ली की प्रशासन नहीं है, और अब पहले से भी वो ये बातें कहते आए हैं कि दिल्ली की प्रशासन उनके हाथों में होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली की प्रशासन असल में केंद्र सरकार के हाथ में है, तो उस पर वो हमले बोलते नजर आए। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन अब इस मामले को लेकर के लगातार अलग अलग पार्टियां जो है वो अपने बयान दे रही है। ऐसे में जहां एक तरफ सदन चल रहा है और सदन में पेगासस मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, अब इस मामले को लेकर टीएमसी जो है टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं डेरेक ओब्रायन ने भी केंद्रीय गृह मंत्री को चुनौती दे दी है। साथ ही साथ उन्होंने दिल्ली के इस मामले पर भी अपने बयान दिए हैं। आपको बता दूं कि टीएमसी सांसद ने कहा कि अगर गृह मंत्री राज्यसभा या लोकसभा में आ गए तो वो अपना सर मुड़वा लेंगे। टीएमसी नेता ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री पेगासस के मुद्दे पर भाग रहे हैं और इसलिए वो विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। दरअसल एक निजी चैनल में एक साक्षात्कार के दौरान टीएमसी सांसद ने यह बात कह दी है। इंटरव्यू के दौरान डेरेक ओब्रायन ने यह पूछा गया कि वो संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं। तब इस पर जाकर उन्होंने जवाब देते हुए टीएमसी सांसद से कहा कि मैंने कभी गृह मंत्री को संसद में नहीं देखा है, मैंने कभी प्रधानमंत्री को संसद में नहीं देखा है। उनके चहेते अफसर को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया गया है। दिल्ली में 9 साल की एक दलित महिला के साथ गैंग रेप की घटना होती है तो क्या गृह मंत्री को सामने आकर जवाब
नहीं देना चाहिए। डेरेक ओब्रायन ने आगे कहा कि दलित लड़की के साथ दुष्कर्म क्यों हुआ, अगर इस गंभीर मसले पर अमित शाह राज्यसभा या लोकसभा में आकर जवाब देंगे तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपना सिर मुड़वा लूंगा। मैं अमित शाह को चैलेंज करता हूं क्योंकि मैं पेगासस के मुद्दे पर वो लोग भाग रहे हैं। यानी कि विपक्ष लगातार पेगासस के मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के विपक्ष ने एकजुटता भी दिखाई और इसके साथ साथ चाहे इशारे जो भी रहे हो, लेकिन अब टीएमसी भी उग्र हो चुका है और ऐसे में टीएमसी भी अब लगातार सवाल कर रहा है क्योंकि जिस तरीके से बंगाल चुनाव हुआ और चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली, उसके बाद टीएमसी खुद अब कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और ऐसे में अब बड़ी चुनौती यह कही जा सकती है गृह मंत्री अमित शाह के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। बात अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। दरअसल क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक से पहले सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से पटना भ्रमण पर निकलने वाले हैं और इस दौरान सीएम कोरोना की स्थितियों की समीक्षा लेंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों सीएम ने वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और सारण जिले का जायजा लिया था। इससे पहले भी उन्होंने जिस तरीके से स्थितियां बदली थी कोरोना के काल में, सीएम नीतीश कुमार ने पहले 2 बार वो समीक्षा कर चुके हैं, सड़कों का उन्होंने मुआयना किया था और कोरोना की जब दूसरी लहर थी और जब लोग कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे थे तब भी सीएम नीतीश कुमार ने सड़कों पर निकल करके समीक्षा की थी और एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सड़कों पर समीक्षा करेंगे। इधर बिहार में कोविड संक्रमण की रोकथाम को लेकर के साफ तौर पर प्रोटोकॉल का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को सड़क माध्यम से जायजा लिया। संभव है कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में सीएम सूबे में अनलॉक 5 पर फैसला करेंगे। बैठक में 6 अगस्त को खत्म हो रही अनलॉक 4 की मियाद को लेकर के भी फैसला किया जा सकता है क्योंकि अभी भी बिहार में कई तरह के प्रतिबंध लागू हैं। इधर लखीसराय जिले के बिहरौरा गांव में बाइक सवार और साइकिल सवार की जोरदार टक्कर हो गई जिसमें साइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय ग्रामीणों की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया था। बिल्लो से एक बाइक आ रहा था, वही टक्कर मार देने के कारण में गिर गया बेचारा। अभी क्या स्थिति है? अभी तो स्थिति बहुत पूरा दयनीय है। जब ब्रेन हेमरेज हो गया है तो पूरा दयनीय स्थिति है। इधर मुंगेर जिले में अब बाढ़ का असर दिखने लगा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा के जलस्तर में प्रति घंटे 3 सेंटीमीटर बढ़त दर्ज की जा रही है। अगर जलस्तर में बढ़ोतरी रफ्तार यही रहा तो ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि शुक्रवार की दोपहर तक मुंगेर में गंगा खतरे के निशान को पार कर जाएगी और फिर बाढ़ की स्थिति हो सकती है। वहीं गंगा के जलस्तर बढ़ने के कारण तो फिर बहियार दियारा क्षेत्र के निचले इलाके में भी गंगा का पानी प्रवेश कर रहा है, जिस कारण वहां पर बसे दर्जनों ग्रामीण और किसान जो है वो दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ सकता है और ऐसे में वहां पर प्रशासन भी है सतर्क दिख रही है, लेकिन ऐसे में गंगा का बढ़ता हुआ जलस्तर डरा रहा है। तो पानी बह रहा है, पानी बह रहा है। ऐसे ही पानी बढ़ेगा तो क्या बाढ़ आ जाएगा? बाढ़ आ जाएगा पूरा। गंगा के टापू का बीच वाले इलाके की क्या हालचाल दिया है क्षेत्र? कोलवा पार वाला वो पार में तो पानी घुसले जा रहा है। अच्छा, तो आप लोग दिन भर कितना है, 2-3 दिन में कितना गंगा बढ़ गया होगा? 2-3 दिन में कम से कम 5-6-7 पानी से कम न बढ़ा है। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में चाहे वो नाविक हो, किसान हो या फिर स्थानीय लोग, इस बात का डर उन्हें सता रहा है कि आने वाले दिनों में उन्हें बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से घंटे भर की अगर स्थितियों को देखा जाए तो अब गंगा जो है वो खतरे के निशान से महज 1.33 मीटर नीचे है और ऐसे में इसे पूरा करते हुए उसे वक्त तो नहीं लगेगा, क्योंकि जिस रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है वहां की स्थितियां काफी डरावनी हो गई है। और आइए अब आपको बात करते हैं दरअसल बक्सर की। आजादी के 7 दशक बीत गए, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की समस्याएं थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ सड़क की बात अगर की जाए तो सड़क लोगों को डरा रहा है, तो दूसरी तरफ
बारिश के मौसम में स्थितियां भी खराब हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। खेतों के बीच जो दिख रहा है वो पगडंडी नहीं, सड़क है, जो आजादी के दशकों बाद भी सड़क नहीं हो सकी। नेताजी के महंगी गाड़ियों के टायर इस कीचड़ सने रास्ते पर कभी गंदे नहीं हुए, इसलिए उन्हें कभी इस रास्ते की याद ही नहीं आई। स्थानीय जनप्रतिनिधि और सरकार से तो वैसे भी उम्मीदें अब बेईमानी है। बक्सर के डुमरांव के ब्रह्मपुर प्रखंड के मनकी गांव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि ये तस्वीर हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, उसके बाद पूरी कहानी भी समझाएंगे। समस्या तो बहुत खराब है बाजी। यहाँ के आम जनता बहुत दुखी बुझाता नु। यहाँ मरो मैदान बाल बच्चा या हम लोग का बेटी पतो सब कोई निकलता है तो बहुत कीचड़ा पड़ता है, बहुत रास्ता खराब है। जाने का माने वो लोग का बैठने उठने का भी जगह नहीं मिलता है। जैसे कि घर से आदमी बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद उन लोग का ठेहुना भर उन लोग का वो कीचड़ में पड़ जाता है। दरअसल मनकी गांव से लेकर NH 30 तक गांव के अंतिम छोर से जोड़ने वाली सड़क लगभग 1 किलोमीटर लंबी है, जिसमें लगभग कई दर्जनों गांव के लोगों का जुड़ाव है, जो इस मार्ग से होकर ही अपनी जरूरत के कार्यों के लिए कहीं जाते हैं। आम दिनों में तो ये किसी तरह आना जाना कर लेते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में स्थिति और भयावह हो जाती है। सबसे बड़ी ये बात है कि ये इस 1 किलोमीटर के चलते हम लोग का आरे जाना हो या कहीं भी बक्सर जाना हो, किसी भी आदमी को 30 किलोमीटर का माने जो भी है रास्ता घूम के जाना पड़ता है। इस 1 किलोमीटर है जो कि ब्रह्मपुर और डुमरांव का लास्ट ये बॉर्डर है। यहाँ का स्थानीय विधायक अभी शंभुनाथ यादव है, जो कि पिछले भी चुनाव जीते बोले आश्वासन दिए कि बनवा देंगे। उसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार सांसद जो कि प्रेजेंट यहाँ के हैं सांसद, वो भी दो बार आए, वो भी नहीं बनवा। अंदाजा लगाइए कि धराड़ी पंचायत के मनकी गांव के लोगों के लिए कोई भी सफर कितना दुर्गम होता होगा, क्योंकि सड़क तो सड़क कहने के लायक ही नहीं, लेकिन गुजरना इसी से होकर है। जाहिर है ऐसे दुर्गम सफर में गिरना पड़ना और चोटिल होना आम बात है। बक्सर से जीटीवी भारत के लिए सुमित पांडे की रिपोर्ट। तो ऐसे में साफ तौर पर आप स्थितियां देख सकते हैं कि किस तरीके से हालात रहे हैं, और ऐसे में सरकार हो या स्थानीय प्रशासन लाख दावे कर रहे हो, चाहे वो विधायक हो या फिर जनप्रतिनिधि, ये दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन बक्सर की ये तस्वीरें साफ तौर पर आपको बता रही हैं कि किस तरीके से काम होता है और किस तरीके से स्थितियां देखी जा सकती है। और ऐसे में आगे बढ़ेंगे और अब बात टोक्यो ओलंपिक की करेंगे। दरअसल ओलंपिक में भारत के लिए आज एक के बाद एक खुशखबरी आ रही है। रेसलिंग में रवि कुमार के बाद दीपक पुनिया मेडल से मात्र 1 कदम दूर है। दोनों ही पहलवानों ने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीत लिया है। दीपक पुनिया क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीत गए हैं। उन्होंने चीन के जुसेन लिन को 6-3 से पराजित कर दिया है। वहीं रवि कुमार ने 14-4 से अपना मुकाबला जीत लिया है। तो आपको बता दूं कि हालांकि जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार टोक्यो ओलंपिक में अब तक खिलाड़ी भले ही बेहतर प्रदर्शन करते आए हों, लेकिन भारत को ज्यादा मेडल अपने नाम नहीं हुआ है। और ऐसे में अब तक भारत के खाते में कुल 2 ही मेडल है, और वो 2 मेडल में 1 मेडल सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल है, जिसमें 1 आपको वेट लिफ्टिंग में मिला है, जबकि 1 आपको बैडमिंटन में मिला है। और ऐसे में साफ तौर पर अब भारत के खिलाड़ियों से वैसे उम्मीदें काफी बढ़ती गई हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि हॉकी टीम ने भी बेहतर प्रदर्शन किया और उम्मीदें बनी हुई है, लेकिन जिस तरीके से रेसलिंग में जो तस्वीरें उभर करके सामने आई है, ऐसे में सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद की स्थितियां क्या होगी, ये सब कुछ वक्त बताएगा। लेकिन यहां वक्त हो चला है जाने का, इसलिए मुझे और मेरी पूरी सहयोगी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।